नमस्कार। दिल की बात दिल से में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेलेंशिया आईवीएफ एंड किडनी केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर वरदा अरोरा, जो विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और हिंदुस्तान के दर्शकों के साथ मुखातिब हैं। डॉक्टर वरदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। और अच्छा, मेरे लिए भी इट्स एन एक्सट्रीम प्लेजर टू बी विद यू ऑल एंड जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो हम बात की शुरुआत करें। सबसे पहले, समय कम है और हमें बहुत कम समय में ढेर सारा काम करना है, तो जल्दी से हमें ये बताइए कि ये जो निसंतानता है, यानी संतान का न होना, इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है? बहुत बड़ा देखिए, प्रश्न है, संक्षेप हाँ, में बताइए। बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि सर्वप्रथम निसंतानता जो है एक कहें तो मिसनोमर है। एक मिसनोमर है क्योंकि और एक दाग है अभी भी, जिससे हम लोग महिलाओं को चिन्हित कर देते हैं और महिलाओं के लिए कहें तो एक तरीके का श्राप है। तो महिलाएं अभी भी समझती हैं कि अगर उनको पुत्र नहीं हो रहा है या उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण वह स्वतः स्वतः है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के परिवेश में जबकि अधिकतर लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, इसके चलते जो है ये इनफर्टिलिटी की जो समस्या है ये बहुत बढ़ गई है। और हम जो देख रहे हैं कि अगर 10 कपल्स हैं तो 10 में से 1 या 2 कपल्स संतान प्राप्ति के लिए किसी न किसी प्रकार से संघर्षरत हैं। हाँ, ठीक बात है, और उसका कारण दोनों, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी कारण हो जो सकता है है। स्त्री में भी उतना ही है जितना पुरुष में जितना है। पुरुष है। इसलिए जो ठीक बात। अधिकतर हम देखते हैं कि हम महिलाओं को चिन्हित करते हैं या महिलाओं को दोषी मानते हैं, इस मिथ्या जी से हमको ऊपर उठ जाना चाहिए। और जितने भी ये सर्वे हुए हैं, जितनी भी स्टडीज हुई हैं, उनसे ये ज्ञात हुआ है कि जितना महिलाएं रिस्पॉन्सिबल हैं उतना ही पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जी और जी। यदि 10 कपल्स में इनफर्टिलिटी है तो उसमें 2 या 3 में कोई कारण भी नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से उनको संतान प्राप्ति नहीं हो तो रही है, सभी, जिसे जी अनएक्सप्लेनेड ठीक बात, कहते हैं। ठीक बात। सभी बहुएं जो कार्यक्रम देख रही हों, अगर उनकी सास ये ताना मारे कि हाँ, ताना, तो पलट के सास को बता सकती हैं कि जाहिलियत वाली बात न की जाए, आपका बेटा भी उतना ही जिम्मेवार हो सकता है। अच्छा, हमें ये ओके। बताइए डॉक्टर वरदा, ये आईवीएफ के बारे में क्या है? आईवीएफ किसे कहते देखिए, आईवीएफ आजकल के समाज में जिसको कि हम आईवीएफ कहते हैं, आईवीएफ जिसको कि एक लेमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं और हमारी भाषा में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक कृत्रिम विधि है, आर्टिफिशियल विधि है, जिसके द्वारा जितने प्रोसेस बॉडी में अंदरूनी होते हैं, उसके 90% प्रोसेस हम बाहरी कर लेते हैं। इस विधि द्वारा हम उन दंपतियों को संतान सुख दे सकते हैं, जिनको नेचुरल तरीके से संतान सुख नहीं मिल सकता। जैसे कि हम बात करें, जब औरतों में 2 नलियाँ बंद होती हैं, ऐसी परिस्थितियों में महिलाएँ या पुरुष जो है नॉर्मल विधि द्वारा बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे केसेस में ऐसे दंपतियों के लिए आईवीएफ एक बोon है और वो आईवीएफ करवा के अपने नेचुरल बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। हैं? इसकी सही उम्र क्या है डॉक्टर वरदा? व्हाट इज द राइट देखिए एज सही फॉर? देखिए सही उम्र की अगर हम बात करें तो सही उम्र आईवीएफ कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा करने। देखिए, एक स्त्री का शरीर जो बना है, उसका जो गर्भ बना है, वो एक एज के लिए बना है, बच्चे उत्पन्न करने की उसकी एक एज है। तो अधिकतर हम देखते हैं 20 से 30 वर्ष की महिलाओं को जो है, उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ऐसी उम्र में उनके अंडों की क्वालिटी भी अच्छी होती है, वो स्वयं अपने अंडे ले सकती हैं और गर्भधारण उपरांत भी उनको समस्याएं जैसे बीपी, शुगर हो गया, वो कम होती है। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो आईसीएमआर 45 इयर्स की एज के बाद आईवीएफ रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 38 साल की उम्र के बाद औरत के स्वयं के अंडों की क्वालिटी खुद ही खराब हो जाती है। दूसरा, 40-45 साल की उम्र के बाद आपका शरीर बच्चा आप आपका शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे आपको शुगर हो सकती है, बीपी हो सकता है, जिसके चलते आपके लिए गर्भधारण जो है एक कठिन सफर होगा और आपको रेगुलर 9 मंथ मॉनिटरिंग में रहना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर डॉक्टर वरदा कि ये जो फिजिकल हेल्थ है हुँ, हुँ। और मेंटल हेल्थ,
ये दोनों जो है फर्टिलिटी पर क्या असर डालती हैं? देखिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, दे आर बोथ साइनोनिमस एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। और आज के परिवेश में जहाँ इतना स्ट्रेस है, दोनों हस्बैंड वाइफ कामकाजी हैं, कार्य पर जाते हैं, समय उनके पास कम है, मेंटल भी उनके ऊपर प्रेशर है, और वो उसके चलते अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसके चलते इनफर्टिलिटी की समस्या डेफिनेटली बहुत बड़ी है। तो फिजिकल हेल्थ की अच्छा, अगर हम बात करें, तो अगर आप आईवीएफ कराना चाहती हैं या नॉर्मल तरीके से भी कंसीव करना चाहती हैं, तो आपका बीएमआई अथवा आपका वेट ऑप्टिमम होना चाहिए। मतलब आप बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए, बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरफ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है या बीएमआई 20 से कम है, तो आपको समस्या हो सकती है। अब ये मोटापा क्यों आता है, वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली आजकल हम जंक फूड लेते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हैं, हमारे खाने में फैट बहुत है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, जिसके चलते हम ओबेसिटी बहुत ज्यादा देख रहे हैं। हम एक्सरसाइज नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बीएमआई बढ़ जाता है, और फिर ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। जब आपका बीएमआई बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, काम का प्रेशर है, तो आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली अफेक्ट होती है। आपके शरीर में जिसको कि हम खराब तत्व कहते हैं, खराब तत्व ऐसे रिलीज होते हैं, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी। तो फिजिकल हेल्थ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। हिंदुस्तान सुनने वालों को मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एक गायनेकोलॉजिस्ट से ज्यादा एक महिला के रूप में मैसेज देना चाहूंगी कि महिलाओं को सर्वप्रथम स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाना पड़ेगा, और जो कि वर्क लाइफ बैलेंस है उसको लेके चलना पड़ेगा। समय पर चीजें करेंगे तो समस्याएं कम फेस करेंगे। अपने स्वास्थ्य का यदि वह ध्यान देंगी, तो आईवीएफ की उनको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और अंत में यदि किसी प्रकार की भी समस्या है, तो आप गूगल, यूट्यूब ऐसी सोर्सेज से ज्ञान लेने के बनस्पत किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं जी, और बिल्कुल। उससे जानकारी लें, क्योंकि ये बहुत गूगल, बहुत यूट्यूब से जानकारी आपको भ्रमित करती है और आपको एक तरीके का मानसिक स्ट्रेस देती है, जो कि डॉक्टर आप वरदा, नहीं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, हिंदुस्तान की मुहिम के साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। 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 हिंदुस्तान के इस विशेष अभियान में आप सभी का स्वागत। एक बहुत पुराना संस्कृत सुभाषित है, न त्वहम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न च पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम, प्राणी नामार्थ नाशम। ऐसा लगता है कोई चिकित्सक भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि न तो मुझे राज्य चाहिए, न मुझे पद चाहिए, न मुझे पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसी शक्ति दो सर्वशक्तिमान कि मैं दुख से तपते हुए रोगी मनुष्यों का इलाज कर सकूं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस प्रकार के स्वास्थ्य विशेषता वहां पर, स्वास्थ्य की आवश्यकता है वहां पर, कुछ इसी मुद्दे पर आज हिंदुस्तान आपसे मुखातिब है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों के यानी लखनऊ और गोरखपुर से 5 जाने माने प्रतिष्ठित चिकित्सकों की बातचीत आपसे करवाएंगे, ताकि आपके जीवन की राह आसान हो सके, आप जो कुछ बड़े बड़े रोग हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इस सिलसिले की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसएम कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर विभोर महेंद्रू। डॉक्टर विभोर महेंद्रू जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विभोर महेंद्रू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि आप क्या करते हैं, कैसे इलाज करते हैं। सर, मैं लखनऊ में एसएम कैंसर इंस्टीट्यूट में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब मैं कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता हूँ। उनका जो है, जो ऑपरेशन वाला काम है, जो ऑपरेशन के द्वारा कैंसर का इलाज है, वो मेरी जिम्मेदारी है। साथ में जो ऑपरेशन के बाद जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन का होता है, उसकी भी प्लानिंग मैं ही करवाता हूँ। तो
और यहाँ लखनऊ में 10 साल से मैं कार्यरत हूँ और अभी काफी लोगों का इलाज हो चुका है। और नया जो मैंने शुरू किया है वो ये है कि मैंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी लोगों का इलाज सरकार की मदद से शुरू कर दिया है। और कोई भी पेशेंट जो कि गरीब से गरीब हो बट आयुष्मान के अंतर्गत आता हो, उसका भी पूरा कैंसर का इलाज हम यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। विगत मतलब पिछले 6 महीने से शुरू किया है ये आयुष्मान वाला काम। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर है ये इतना खतरनाक शब्द है कि ये अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और वो उसे ये पता लगे उसे कैंसर है, तो मुझे लगता है कि वो आधी मृत्यु तो ये सुनते ही हो जाती है कि उसको कैंसर है। क्या, पहला प्रश्न मेरा ये है, क्या कैंसर से हमें इतना ज्यादा डरना चाहिए? जी, कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर जरूर बहुत भारी भरकम बीमारी है, सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है, लेकिन जो चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम डरे नहीं और कैंसर के लक्षणों को शुरुआत में ही अगर हम उसको सही से पकड़े और सही से उसका इलाज करें तो शुरुआती स्टेज में कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल है। मतलब कोई कारण नहीं है कि हम कैंसर को आज की तारीख में ना क्योर कर पाए। दिक्कत तब आती है जब मरीज घबराए आते हैं, चिकित्सक के पास नहीं आते हैं, घर पे ही रहते हैं, और जब कैंसर एक लिमिट से आगे बढ़ चुका होता है तब वो हमारे पास आते हैं, तो हमारे लिए भी इलाज करना मुश्किल हो जाता है। आज की तारीख में हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी एडवांस हो चुकी है कि एटलीस्ट पहले और दूसरे स्टेज के कैंसर को हम 90% केस में पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। और शुरुआत का जो इलाज होता है वो भी बहुत आसान होता है, बहुत लंबा भी नहीं चलता है। तो 7 से 8 10 दिन का इलाज में शुरुआती कैंसर पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसलिए सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि कैंसर से घबराए नहीं, कैंसर इतना बड़ा होगा भी नहीं है। आप हाँ जी, 7 से 10 दिन पूरी बिल्कुल तरह से बिल्कुल। ठीक हो सकते हैं और ठीक, पूरी आपकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल सकती है। सामान्य रूप से इसको बस यही होवे है की कि तरह। मैं आपसे बात जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि जो तमाम रोग होते हैं, तमाम तकलीफें होती हैं, उनके कुछ अर्ली सिम्टम्स आते हैं। कुदरत पहले हमें वार्न करता है कोई भी बीमारी होने के पहले, लेकिन कैंसर के बारे में ऐसा नहीं है। कई केसेस ऐसे देखे जाते हैं जब सीधे थर्ड और फोर्थ स्टेज में ही डायग्नोसिस होती है। तो कृपया हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या कोई अर्ली सिम्टम्स कैंसर के होते हैं? क्या पहले से हम ये अनुमान लगा सकते हैं और सतर्क हो सकते हैं? सर बिल्कुल अर्ली सिम्टम्स होते हैं। जो आप थर्ड एंड फोर्थ स्टेज की बात कर रहे हैं वैसा होता है, लेकिन वो बहुत एक छोटा परसेंटेज होता है। ज्यादातर परसेंटेज केसेस में सिम्टम्स जरूर शुरू में आ जाते हैं बट इग्नोर किया जाता है या आदमी डर जाता है, इसलिए देर हो जाती है। तो शुरुआती सिम्टम्स ये है कि जैसे मुंह का कैंसर है तो सबसे पहले एक छोटा सा छाला बनेगा जो कि 2 मिलीमीटर का होगा, वही धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपको 2 मिलीमीटर छाले को भी अगर वो हफ्ते भर में ठीक नहीं हो रहा है, 10 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, तो 2 मिलीमीटर के छाले को भी डॉक्टर को दिखा दे। इसी तरह शरीर में कहीं कोई गांठ बनती है, नई गांठ, जो कि हफ्ते 10 दिन से बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसको भी दिखा दें। वो भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा है, चाहे वो पेशाब हो, चाहे मुंह हो, चाहे मल द्वार से हो, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है, उसको भी जो है तुरंत तुरंत आके डॉक्टर को दिखाना है। ये मेन सिम्टम्स हैं जो कि अगर आप सही से फॉलो करें, सही समय पे उसका इंटरवेंशन करें, तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जैसे महिलाओं में सर्वाइकल है, जी या पुरुषों में पौरुष ग्रंथि का कैंसर है, या पेट का कैंसर है, क्या इसमें भी अर्ली वार्निंग्स आती हैं? जी, बिल्कुल अर्ली वार्निंग आती है। सर्वाइकल कैंसर में शुरुआत से ही जो है ब्लीडिंग होती है या गंदा बदबूदार पानी आता है, उसी को अगर हम पहले से चेक कर लें तो उसको जो है आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर में दो अच्छी बातें हैं। एक, उसका एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है जो कि हमारे जो है रिकमेंडेशन में है कि हर लेडी को हर 3 साल में एक पैप स्मीयर कराना चाहिए। उससे हम कैंसर की जगह प्री कैंसर स्टेज में भी पकड़ सकते हैं कि कैंसर नहीं बना, कैंसर बनने जा रहा है, उस पर भी पकड़ सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर की हमारे पास वैक्सीन भी है कि अगर सही समय पर वैक्सीन लग जाए तो 90% केस में सर्वाइकल कैंसर होगा ही नहीं। वो भी हमारे प्रोटोकॉल में आज की तारीख में है, सरकार उसको भी प्रमोट कर रही है। तो अगर ये प्रिकॉशंस हम ले तो सर्वाइकल कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है, बनेगा ही नहीं। और अगर गलती से बन जाए तो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट हो सकता है उसका।
वैसे ही पोरस ग्रंथि के कैंसर में भी शुरुआत में पेशाब में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जब भी आप जो है किसी भी व्यक्ति को पेशाब में दिक्कत आनी शुरू हो तो वो डॉक्टर के पास अगर सही समय पहुंच जाए तो डॉक्टर अपने टेस्ट और अपने एग्जामिनेशन के माध्यम से पहले ही चेक कर लेगा कि हाँ कैंसर बनने रहा है या बनने जा रहा है, और उसका इंटरवेंशन शुरू में ही होकर पूरी तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है। और पेट के कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहें अगर आप, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो सर्जन्स की अगर भाषा में बात करें तो कहते हैं कि फॉर अस एब्डोमेन इज बंडल ऑफ सरप्राइजेस। जब एब्डोमेन खोला जाता है तो अंदर तरह तरह के सरप्राइज मिलते हैं, कई बार कार्सिनोमा भी मिलता है, कैंसर भी मिलता है। तो पेट के कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहें अगर आप हमको। जी, बंडल ऑफ सरप्राइजेस, आपकी बात सही है। और ये उस समय से चला आ रहा है जब हमारे पास ना एमआरआई होता था, ना सीटी स्कैन होता था, ना एंडोस्कोपी होता था, ना अल्ट्रासाउंड होता था। तो हम लोग हमेशा एक एग्जामिनेशन करके ही आगे बढ़ते थे, और कई बार हम जो सोचते थे वो ना मिलकर कुछ और मिल जाता पेट के अंदर। बट आज की तारीख में सरप्राइजेस बहुत कम हो गए हैं। ज्यादातर केस में 99% केस में हम लोग एक डायग्नोसिस के साथ ही अंदर जाते हैं। हाँ, फिर भी हम लोग हर चीज के लिए तैयार रहते हैं कि जब भी कोई कुछ ऐसा सामने आ जाए जिसके लिए हम लोग ने सोचा नहीं था, तो उसकी भी तैयारी रहती है कि हाँ इसको हम टैकल कर लें। और कैंसर, पेट का कैंसर हमेशा कोई ना कोई सिम्टम तो दे ही देता है, चाहे वो कहीं दर्द हो रहा हो, चाहे जो है कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, या कहीं एक पेट में गांठ बनी हो, या हाथों में रुकावट आ गई हो, इसकी वजह से पेट बहुत फूल गया हो। तो ये इंडिकेशंस पहले से जरूर मिल जाते हैं, और अगर हम जांच करके आगे बढ़ते हैं तो सरप्राइजेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, तैयारी हर चीज की रहती है, क्योंकि सरप्राइज 100 में से एक केस में फिर भी हो ही जाता है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर विभोर महेंद्रू आप हमें दे रहे हैं कैंसर के बारे में। कहते हैं 21वीं शताब्दी की बड़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत चोर बीमारी है जो पिछले दरवाजे से हमारे घरों के अंदर आती है। अच्छा, लोग बातचीत में ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारे खान पान का इंतजाम बदला है पिछले 20-25 सालों में, यानी जो हम खा रहे हैं, जो खेतों से आ रहा है, उसमें कीटनाशक बहुत डाले जा रहे हैं, और लाल वाले कीटनाशक जिनमें पूरा जहर होता है, वो हम सब्जियां खा रहे हो या अन्न खा रहे हो, एक वो। दूसरा, लोग कहते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे डीएपी, यूरिया वगैरह जिसमें डाला गया हो, ऐसा गेहूं, ऐसा चावल, ऐसी दालें, ऐसी सब्जियां जो हम खाते हैं, ये भी कैंसरस हैं, कैंसर के कारक हैं। क्या ये भ्रम है या सच्चाई है? नहीं सर, भ्रम नहीं है, सच्चाई है। और सिर्फ इन कीटनाशकों को ही दोष नहीं देंगे, हम अपनी लाइफस्टाइल को भी दोष देंगे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गई है, आराम पसंद हो गए हैं, हम एक्सरसाइज बंद कर दी है हम लोगों ने। खाने पीने में भी हम लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, और इसके अलावा भी अब हमारे पूरे एनवायरनमेंट में केमिकल्स की मात्रा, पोल्यूशन की मात्रा बढ़ गई है। चाहे आप वो खाने पीने की बात करें, चाहे आप जो हम पानी पी रहे हैं उसकी बात करें। हमने आरओ तो लगा दिया, लेकिन आरओ बैक्टीरिया निकाल सकता है, केमिकल्स नहीं निकाल सकता। और इवन जो हमारी हवा है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, आज के आप अगर स्मोकिंग नहीं भी करते हो तो भी अगर आप आज किसी भी चौराहे पे अगर 5 मिनट भी खड़े हो जाए तो 5 सिगरेट आपके बराबर का धुआं और केमिकल्स आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, क्योंकि फेफड़ों के थ्रू वो ब्लड में जाके पूरी बॉडी में जाता है। तो ये जो कीटनाशक और केमिकल्स का यूज है, ये बिल्कुल हानिकारक है। ये हर क्षेत्र में बढ़ गया है, सिर्फ खान पान ही नहीं, हर क्षेत्र में हमें जो है केमिकल्स का एक्सपोजर होता ही जा रहा है। और इसकी वजह से कैंसर की जो इंसिडेंस है, जो कैंसर का जो प्रकोप है, वो काफी बढ़ भी गया है, और ये हकीकत है, ये कोई भ्रम नहीं है। अच्छा, कैसे फैलता है डॉक्टर साहब कैंसर? ये कहते हैं कि अगर कहीं अंदर कैंसर की सेल है और उसमें कहीं सीजर अगर लग गया एक बार, तो उसके बाद मल्टीपल्स में बहुत जल्दी फैल जाता है, और अगर ऑपरेशन न कराया जाए जिस जगह बीमारी है, तो मरीज कुछ दिन, कुछ समय अधिक जिंदा रह सकता है। तो इसके बारे में कुछ सर बताएं ये, इसमें कहाँ तक सच है? हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज का आपके माध्यम से पूरी तरह से खंडन करना चाहूंगा। ये जो जी। भ्रम हमारे देश में फैला हुआ है या हमारे सोसाइटी में फैला हुआ है कि कैंसर में अगर चीरा लग जाएगा तो कैंसर बहुत तेजी से बढ़ेगा, और इसी की वजह हम्म। से एक बहुत बड़ा तबका जो है इलाज कराने नहीं आता, क्योंकि उनको बायोप्सी बोली जाती है और वो बायोप्सी से डर के भाग जाते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो बहुत ही बढ़ा हुआ कैंसर लेके आते हैं। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो मल्टीपल्स में बढ़ेगी। हम उसको छेड़े ना छेड़े, उसमें चीरा लगाएं या ना लगाएं, समय के साथ साथ वो मल्टीपल्स में बढ़ेगी। ठीक है, वो उसी को कैंसर कहते हैं। कैंसर ऐसी चीज है, कैंसर क्या है, कैंसर आपकी बॉडी का ही हिस्सा है। आपको कभी चोट लगती है, एक जगह छिल जाता है, आसपास की स्किन जो है ग्रो करके उसको कवर कर देती है, और जब वो पूरा कवर हो जाता है तो ग्रोथ रुक जाती है।
आप सपोज करें कि वो ग्रोथ नहीं रुकी, वो ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, वहां पे गांठ सी बनेगी, वो गांठ फिर बढ़ती जाएगी और फिर आसपास के टिश्यूज को वो डिस्ट्रॉय करेगी, नीचे की बोन को, नीचे के ब्लड के वेसल्स को, नीचे की टेंडन्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करेगी, मतलब आसपास का जो भी ऑर्गन है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा। यही कैंसर है। फिर इस कैंसर की गांठ में से छोटे छोटे सेल्स अलग टूट के ब्लड से और लिम्फ से जो है आपकी पूरी बॉडी में फैलेंगे। कोई ब्रेन में जाएगा, कोई लंग में जाएगा, कोई लिवर में जाएगा, कोई बोन में जाएगा, और वहां पे फिर वो फिर से एक गांठ की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगी और वहां वो फिर से बढ़नी शुरू करेगी और वो लिवर को, लंग को, ब्रेन को, बोन को डैमेज करेगी। तो कैंसर भी यही है, ये आपके बॉडी में एक सिस्टम है जो ग्रोथ और उस ग्रोथ के स्टॉपेज को कंट्रोल करता है। जब ये सिस्टम जी बिगड़ जाता है तो फिर वो मल्टीपल्स में ग्रो करता है, आसपास के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बॉडी में फैल के जहां पे भी पहुंचता है उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करता है। और ये उसकी अपनी इनहेरेंट क्वालिटी है, इसमें छेड़छाड़ से कोई मतलब नहीं। हाँ, आज बहुत की तारीख में महत्वपूर्ण कैंसर का, जानकारी। जी जी, आज प्लीज की बताइए तारीख में आप जो कुछ। कैंसर का इलाज होता है उसमें ऑब्वियसली बायोप्सी तो हम लोग करते ही हैं, उसको थोड़ा सा तो छेड़ते ही हैं, बहुत ही नन्हा सा एक पीस लिया जाता है मिलीमीटर्स में ही। लेकिन जो मतलब पुराने जमाने में पता नहीं क्या होता था, लेकिन आज की तारीख में हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो कैंसर को छेड़ते नहीं है एक तरह से। जहाँ कैंसर होता है उससे एक मार्जिन लेके 2 ढाई, 1 1.5 2, डिपेंड की कौन सा एरिया है, एक मार्जिन लेके नॉर्मल टिश्यू को ही काटते हैं। हम कैंसर के थ्रू काटेंगे तो वो गलत होगा और वो फिर से बढ़ेगा। कैंसर से थोड़ा आगे बढ़ के नॉर्मल टिश्यू में ही कट लगता है, जिससे कि कैंसर पूरा का पूरा रूट समेत बाहर आ जाए, तभी वो क्योर हो पाता है। पुराने जमाने में शायद ये प्रॉपर तरीका नहीं इस्तेमाल करते थे, कट गलत लगते थे तो उसमें दोबारा से बीमारी बढ़ती थी, और ये भ्रांति शायद वहीं से शुरू हो गई है। डॉक्टर विभोर महेंद्रू, मैं हिंदुस्तान समाचार पत्र की ओर से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में, जिसे लेकर लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां व्याप्त हैं, बहुत शंकाएं, बहुत जिज्ञासाएं लोगों के मन में हैं, आपने बहुत कम समय में गागर में सागर भरा, बहुत सारगर्भित जानकारी दी। इसके लिए हम आपको हिंदुस्तान परिवार की ओर से बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दिल की बातें दिल से में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गोरखपुर के सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन से के जाने माने न्यूरोसर्जन जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव। गुरु गोरक्षनाथ की नगरी से सीधा आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव से। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही हो तो आप भी मुझे बदले में नमस्कार करें। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है पी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप डॉक्टर सौरभ? सब अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने अपने व्यवसाय के बारे में, अपने नोबल प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव है। मैंने एमसीएच की पढ़ाई करी है। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ जो अभी गोरखपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा सेंटर का नाम सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन है, जो कि मेडिकल रोड पर स्थित है। और मेरा काम जो है न्यूरोसर्जिकल पेशेंट की देखभाल करना, उन्हें ऑपरेट करना और ओपीडी करना। बहुत ही संक्षेप में आपने अपने बड़े शख्सियत के बारे में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, ये आपके बड़प्पन को दर्शाता है। तो आप कृपया ये बताएं, ये जो आप जिस क्षेत्र में हैं गोरखपुर में, कुछ वर्ष पूर्व तक वहां पर जेई बड़ा चलता था, जापानीज एंसेफेलाइटिस, और अभी वो काफी कम हो गया है। वो भी न्यूरो की बीमारी है मुझे लगता है। जी जी हाँ जी जी, वो बच्चों की एक्यूट इंसेफेलाइटिस की बीमारी है। उसमें क्या है कि जो अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, उससे जो जापानीज इंसेफेलाइटिस का वायरस है वो बॉडी में एंटर करता है और मल्टीपल सिंड्रोम्स होते हैं। इसीलिए आज उसका नाम बदल के एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कर दिया गया है। तो यस, इस अगल बगल के एरिया में काफी ये तेजी से फैल रहा था कुछ समय पहले। अभी काफी कंट्रोल में है मेरे ख्याल से। जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं और मॉडर्न इम्यूनाइजेशन है, मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है, उसकी वजह से काफी कंट्रोल में है आजकल। ये केसेस काफी कम मिल रहे हैं बट फिर भी है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, बट काफी कंट्रोल में है, जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस काफी अच्छी है, सरकार का हस्तक्षेप अच्छा, एक्टिव इंटरवेंशन हो रहा है, अर्ली फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, अच्छे आईसीयू बन गए हैं और चीजों को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है जिससे कि लोकल लेवल उसका मैनेजमेंट हो सके। इसलिए चीजें काफी हद तक कंट्रोल में है और मेरे हमें लगता है आगे भी काफी हद तक कंट्रोल में होंगी। अच्छा, तो आपने बताया, जो मैं समझ पाया, कि वो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस और रुका हुआ पानी, ये चीजें, इसके लिए मुझे बताइए जेई कैसे होता है, इसका कारक क्या होता है? जी, जापानीज इंसेफेलाइटिस बेसिकली एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो अनसैनिटाइज प्लेसेस होती है वहां की गंदगी से फैलता है ये।
और अगर कोई इंसान उस एरिया में रह रहा है तो उससे इजिली कॉन्टेक्ट में आता है और उससे जनरल इंसेफेलाइटिस रोक सकता है। खासतौर से बच्चों में होता है ये, और काफी तेज बुखार होता है, चिल्स आती हैं, अनटल होता है और सांस में लेने में दिक्कत होती है, तो उसे जल्दी जल्दी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि आप हमें कुछ 4-5 बड़ी न्यूरो की बीमारियों के बारे में बताएं, जो 4-5 बड़ी बीमारियां हैं जिनके बारे में किसी भी आम व्यक्ति को जानना चाहिए। जो सबसे बड़ी बीमारियां हैं, 3, 4, 5 की अब लिस्ट तो काफी लंबी है, बट कट शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगा कि जो काफी बड़ी बीमारियां हैं जो काफी कॉमनली देखने को मिलती है, उसमें बैक पेन है। बैक पेन में भी बिकॉज ऑफ एनी रीजन पोस्चर आजकल काफी हो रहा है। सेकंड है कि जो ब्रेन ट्यूमर्स काफी हो रहे हैं आजकल, और उसके बाद है कि हेडेक के पेशेंट काफी आते हैं, मतलब कि पर डे ओपीडी में और 50-60% पेशेंट केवल हेडेक के होते हैं। कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं, और काफी काफी पेशेंट आजकल देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से यंग 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 एज ग्रुप में टेक्स्ट नेक सिंड्रोम काफी हो रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या लंबे समय तक टीवी या मोबाइल पर बैठे रह रहे हैं, उनके नेक और शोल्डर रीजन काफी पेन हो रहा है, काफी इरिटेबिलिटी हो रही है। और उसके बाद जो एक और कॉमन चीज है, वो काफी हेड इंजरी पेशेंट काफी आते हैं, हेड इंजरी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सीजर या सीजर्स आर वेरी वेरी मच कॉमन। तो ये सब पेशेंट काफी आते हैं हमारी ओपीडी में रेगुलर बेसिस पे। जो नया इसे बताना मैं चाहूंगा, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जो है, जिसमें लंबे समय तक टीवी मोबाइल यूज करने पे जो गर्दन के आसपास की मसल्स हैं वो वीक, स्पाज्म हो रहा है, उनमें तनाव आ रहा है, चिड़चिड़ापन काफी हो रहा है, अनिद्रा हो रही है, ये जो नई चीज देखने में मिली, ये भी आजकल काफी कॉमन है। तो डॉक्टर साहब, स्क्रीन टाइम तो सबका बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जब Yes, कोविड definitely. रहा तो कोविड के वक्त बच्चे पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे थे, तो ऑनलाइन गेमिंग तो होती ही है, व्हाट्सएप और फेसबुक यूट्यूब तो चलता ही है, पढ़ाई भी इस पर होने लगी, तो अब वो तो कंपलसरी क्वेश्चन हो गया, तो उससे बचत तो है नहीं। ऐसी सूरत में लोगों को अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या परिवर्तन करना चाहिए कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के बावजूद उनको वो परेशानियां ना हो? देखिए, पहली बात तो स्क्रीन टाइम को अगर आप लिमिट नहीं कर सकते, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं। जैसे हम बड़ी स्क्रीन रखें, इंस्टेड ऑफ मोबाइल हम लैपटॉप यूज करें और अपने आई लेवल पे रखें, जिससे कि हमें झुकना ना पड़े आगे, और बैठने का पोस्टर अच्छा हो, आपका बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे, अपने पीठ को बिल्कुल टाइट करके बैठे। पोस्टर काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। और जब आपको लगे कि लगातार बैठना है हमें, तो बीच में 2-3 मिनट ब्रेक जरूर लें। इस बीच कुछ बैठ के एक्सरसाइजेस करते रहें, और कॉन्टिन्यूस ना बैठें, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल घंटे घंटों बैठे हुए हैं। आप बैठें तो बीच में 2-3 मिनट का ब्रेक लें, और हमेशा जो बड़ी स्क्रीन यूज करें, और थोड़ी दूरी पे लगे, कम से कम 1-1.5 फीट की दूरी पे होना चाहिए, और आई लेवल पे रखें, जिससे हमें झुकना ना पड़े, ऐसे सीधे करके बैठें। ये कुछ चीजें हैं जिससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। आपने बात की थी एक्सरसाइजेस की, कुछ अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अगर आप हमें दिखा सकें 1 मिनट। जब भी लंबे समय तक बैठना, बिल्कुल पहली बात तो बिल्कुल पोस्चर काफी अच्छा होना चाहिए, आपको बिल्कुल अपराइट बैठना है, बिल्कुल अपराइट बैठना है, सीधे ऐसे बैठना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना, सीधे बैठिए ऐसे, ठीक है। जब लगे गर्दन में कभी पेन हो रहा है, तो दोनों हाथ का ऐसे ऐसे करना है, पंजे में सर के पीछे रखें, ऐसे हल्का सा प्रेस करें ऐसे। तो आप जब करेगा इंसान, तो खुद ही लगेगा नहीं, थोड़ा गर्दन में रिलीफ मिल रहा है। पहली एक्सरसाइज ये होगा। दूसरी एक्सरसाइज ये कि अपने हथेली से आपने इसको हल्का प्रेस करना है ऐसे, आप इधर को सर को हथेली को प्रेस करिए, हथेली सर को प्रेस करिए, ऐसे करिए, वेट फॉर 10 सेकेंड, फिर सेम चीज इधर से करनी है, वेट फॉर 10 सेकेंड। आप ये अपनी मीटिंग करते कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो ये 3-4 चीजें हैं जो काफी आप रूटीनली कर सकते हैं, जब भी आपको लंबे समय तक करना हो तो ये कर सकते हैं इसको। पोस्चर काफी इंपॉर्टेंट है, पोस्चर जरूरी है। अच्छा, अगर किसी को मेंटल हेल्थ वाला इशू है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक विधा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकेट्री, न्यूरो, इन तीनों में क्या फर्क है? क्लिनिकल साइकेट्री एक बिहेवियरल साइंस है, उसमें जो पेशेंट का बिहेवियर होता है, उस पे ट्रीटमेंट होता है, उस पे एनालिसिस होती है। न्यूरोलॉजी क्वाइट डिफरेंट थिंग। न्यूरोलॉजी इज स्ट्रक्चर अनॉमली होती है, ऑर्गेनिसिटी होती है। अगर हमें सीटी या एमआरआई कोई फाइंडिंग मिल रही है, उससे हम रिलेट करते हैं जो पेशेंट का सिम्टम है वो ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक। मतलब ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक मतलब कि हमें कोई फाइंडिंग मिल रही है सीटी स्कैन एमआरआई में, तो हम उसको सिम्टम को उससे रिलेट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम के पेशेंट के जो बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में आप बताएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। आम बोलचाल की भाषा में मैं कहूंगा कि अगर किसी के व्यवहारिक बदलाव आ रहे हैं, तो वो साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल है। और कोई डिजीज है, ब्रेन में कोई डिजीज है, कोई ट्यूमर, गांठ, कुछ उससे जो रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो न्यूरोलॉजी में आते हैं। अच्छा, एक बड़ी गंभीर बीमारी जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, दिमागी बुखार, तो उसमें मुझे पता लगा कि दिमागी बुखार के सिम्टम आने के बाद जो लंबर पंक्चर करके जो टेस्ट किया जाता है, उसकी रिपोर्ट आने में 36 घंटे 24 घंटे लगते हैं। तो इतना समय अगर लगेगा, तो 24 घंटे में तो
वो शरीर के किसी न किसी भाग को अफेक्ट ही कर देगा। तो क्या हमारी मेडिकल साइंस अभी भी इतना पीछे है कि मेनिंजाइटिस की पकड़ फौरन न समझ पाए, कि मेनिंजाइटिस से फौरन डायग्नोसिस नहीं हो सकती? एक्चुअली जो हम सीएसएफ टेस्ट करते हैं उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं। रूटीन माइक्रोस्कोपी होती है जिसमें हम नंबर ऑफ सेल्स काउंट देख लेते हैं, प्रोटीन शुगर कितना है वो देख लेते हैं। आई थिंक उसकी रिपोर्ट विद इन आवर एट 1 घंटे 2 घंटे मिल जाती है। तो उस पर हम मोटा मोटी का एक आइडिया डालते हैं इन नटसेल कि हम ये पाइथोजेनिक है, वायरल है, फंगल है या ट्यूबरकुलर है। तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करें। ऐसा नहीं कि उससे इलाज में देरी होती है, इलाज तो शुरू तुरंत हो ही जाता है। बाकी क्लिनिकल साइन बहुत सारे होते हैं, नेक रिजिडिटी है, फीवर कैसा है, तो एक आइडिया क्लिनिकल ग्राउंड पे लग जाता है कि भाई इनको अगर मेनिंजाइटिस है तो ट्रीटमेंट में डिले नहीं होता है। हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। यस आपको या जो उसकी कल्चर रिपोर्ट होती है कि ऑर्गेनिज्म एक्चुअली है क्या, उसमें 36 घंटे 72 घंटे लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसका ट्रीटमेंट डिले हो रहा है, ट्रीटमेंट हम तुरंत स्टार्ट कर देते हैं उसका। डिपेंडिंग ऑन कल्चर सेंसिटिविटी हम ट्रीटमेंट बाद में शुरू करते हैं। जो रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं जिसमें हम सेल काउंट देखते हैं, प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है, उसका एडीए वैल्यू कितनी है, वो 1 या 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। तो ट्रीटमेंट डिले नहीं होता है। बाकी ऑन क्लिनिकल ग्राउंड ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देते हैं उसका। हाँ, डेफिनेट ट्रीटमेंट जो है डेफिनेटली वो 36 घंटे या 72 घंटे बाद होता है, लेकिन ट्रीटमेंट को डिले नहीं होता है। अच्छा, लोग कैसे बच सकते हैं? अगर आप उन्हें सीधा कोई उपाय बताइए कि वो न्यूरो की बीमारियों से बचने का क्या उपाय? न्यूरो की बीमारी से बचने का जैसे कुछ चेंज होते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल ठीक रखें। लाइफ स्टाइल ठीक करें मतलब कि डेली वॉक करें। जो 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 चीजें बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, उसके लिए है कि अपनी लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें, डेली एक्सरसाइज करें, बैक एक्सरसाइज करें, वॉक करें डेली, हेल्दी डाइट लें। और जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके लिए तो जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए। मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस के लिए हाइजीनिक प्रैक्टिसेस रखें, इधर उधर खाना ना खाएं। जो काफी कॉमन चीज है, इसमें न्यूरोसिटी सर्कोसिस होती है ब्रेन में। उसके लिए बच्चों को बोलते हैं कि जो बाहर का खुला खाना या पका खाना ना खाएं, जिससे ब्रेन में बोलते हैं कीड़े की गांठ बन गई। तो उसके लिए ये होता है कि जो पार्शियली कुक्ड फूड या अनकुक्ड फूड है उसका कंजम्पशन कम करें, घर का बना ही खाना खाएं, अनहेल्दी चीज ना खाएं, साफ सैनिटाइज वाटर यूज करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है कि मुझे सिम्टम लग रहा है, कोई हेडेक हो रहा है, बार बार वोमिटिंग हो रहा है, तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और जो नेसेसरी जांचें होती है वो जरूर कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं कि जो ब्रेन है हमारा, उस ब्रेन का जितना टोटल है उसका मुश्किल से 3 या 4-5% ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बाकी 95% क्या करता रहता है इसके अंदर, कहाँ रहता है? एक्चुअली देखिए काम तो सारा ब्रेन ही करता है, बट उसके फंक्शन डिवाइडेड है। एक टाइम में आप देखोगे कि एक टाइम में इतना ही ब्रेन काम करता है और बाकी ब्रेन के फंक्शन अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जो अभी रिसर्च का विषय है, और एक टाइम में भी इतना ही काम करता है। एक्चुअली ब्रेन में कई पार्ट होते हैं, तो हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन डिसाइडेड है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ब्रेन का एक ही एरिया काम कर रहा है, अगर मैं वो सोच रहा हूँ तो अलग एरिया काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि सारा एरिया नॉन फंक्शनल है, वो सारा एरिया काम करता है, बट अपने अपने समय पे अपने नीड के अकॉर्डिंग काम करता है वो। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, हम आपको बहुत धन्यवाद देंगे। आपने बहुत कम समय में अद्भुत जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरोलॉजी के बारे में, न्यूरोसर्जरी के बारे में जो आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरे हिंदुस्तान परिवार की ओर से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। दिल की बातें दिल से में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर शिव शंकर शाही जुड़ चुके हैं। ये शाही ग्लोबल हॉस्पिटल गोरखपुर से हैं और जाने माने सर्जन हैं। डॉक्टर शिव शंकर शाही, हिंदुस्तान अखबार की इस मुहिम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में लगभग 3 से 3.5 मिनट के बीच आप अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में हमें बताएं। उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर शिव शंकर शाही को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव शंकर शाही, सर्जन, शाही ग्लोबल हॉस्पिटल तारामंडल गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रोफेशन सर्जरी का है, बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मेरा मेन विषय है, और थोड़ा समाज के लोगों से जुड़ा रहता हूँ। समाज में किसी गरीब की मदद करना हुआ या जो भी सामाजिक कार्य, एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता हूँ। और इसमें मैं गोरख प्रांत में जो दिव्यांगजनों को देखा जाता है, गोरख प्रांत में 10 जिले आते हैं, बलिया से लेकर आजमगढ़, कुशीनगर, साले 10 जिले जो आते हैं, इनका मैं दिव्यांगजनों जो 21 तरह की दिव्यांगता केंद्र सरकार ने रखी है, उनकी मैं देखभाल करता हूँ। डॉक्टर शाही, आपकी जो हरे रंग के कपड़े आपने पहने हैं वो देख कर लग रहा है कि आप सीधे ऑपरेशन थिएटर से हमसे बात करने आ रहे हैं। आपके आसपास मेरा ओटी का टाइम 3 बजे से होता है, तो
अभी ऑपरेशन थिएटर वही चालू होने वाला था, तो यह कि आपका थोड़ा टाइम था तो मैंने उस वजह से अभी होल्ड कर रखा ऑपरेशन को। बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने बताया कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी आपकी विशेषज्ञता है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। ऐसा कहते हैं कि ओपन सर्जरी ज्यादा अच्छी होती है, लेप्रोस्कोपी उतनी अच्छी नहीं होती। जो लोगों के मन में भ्रम है, थोड़ा दूर करें उसको। सर इसी बात का तो रोना है कि एडवांस मैं ही कर रहा हूँ। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी समझिए कि एक तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी है। सर्जरी वही होनी है जो होता है। हमारा ये मानना है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उसको मिनिमल ऐसे सर्जरी वर्ड दिया जाता है कि भगवान की दी हुई शरीर पर अगर हम कहीं भी चीड़ा लगाते हैं, कहीं भी घाव करते हैं, तो उसको वैसा नहीं बना सकते जैसा भगवान ने बनाया है। इसीलिए हम चीड़ फाड़ से दूर रहते हैं, एक छोटे से सुराख से दूरबीन डालते हैं। और मुझसे लोग पूछते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पथरी छूट जाती है, सब्जी छूट जाती है। मैं एक ही बोलता हूँ कि अगर दूरबीन से यहाँ से बैठकर हम मंगल ग्रह का पानी देख सकते हैं, चंद्रमा का निरीक्षण कर सकते हैं, हम पेट की पथरी जो मैं तो 4 इंच नीचे क्यों नहीं देख सकते हैं। बहुत अंतर है ओपन सर्जरी से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, बहुत एडवांस चीज है। एक तरह समझिए कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब साइकिल से यात्रा, और ओपन सर्जरी मतलब साइकिल से यात्रा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब हवाई जहाज से यात्रा। ये जस्ट ए एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपनी खुली आंखों से केवल सामने देख सकते हैं और दूरबीन से हम घुमाकर चारों दिशा में 360 डिग्री देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर होता है। अगर कोई ट्यूमर की साइज, कोई पथरी अगर 10 मिलीमीटर की है तो हम उसको 20 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। इसलिए जो आजकल आप देखें, आपके मीडिया में भी ढेर सारे एचडी कैमरे आए हैं, एडवांस, कितना क्रिस्प क्लियर टीवी पे दिखता है। वैसे नग्न आंखों से जो सर्जरी होती है उससे लाख गुना बढ़िया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रकृति के साथ हम रहते हैं, भगवान की बनाई शरीर को कम से कम टच किया जाता है, केवल दूर से हम बीमारी को निकालते हैं। तो कोई तुलना नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जी डॉक्टर शाही, वैसे लोग ऐसा कहते हैं कि गुर्दे की पथरी का अगर एक बार ऑपरेशन कराया जाए तो दोबारा पथरी फिर वहां हो जाती है, बार बार हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हाँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, गुर्दे की सर्जरी भी 2 तरह से होती है, एक ओपन सर्जरी, एक दूरबीन की सर्जरी होती है। जब हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं तो गुर्दे में थोड़ा सा सुराग बनाते हैं और सारी पथरी निकाल लेते हैं, देखकर छोटी बड़ी जितनी सारी निकल जाती हैं। अगर हम चीड़ा लगा कर करते हैं तो गुर्दे को चीड़ा लगाते हैं, पथरी निकालते हैं, उसमें कुछ पथरी छोड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उस तरह बता रहा हूँ कि गुर्दे, जिसको एक बार पथरी गुर्दे की बन गई उसको लिथोजेनिक किडनी बोला जाता है। उनके यूरिन में क्रिस्टल, जिसको हम भाषा में रेत सिखाते हैं, कि जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे एक हैंड पाइप है, बहुत से गांव के लोग कम हो, किसी हैंड पाइप से बालू आता है, किसी से सादा पानी आता है, तो उसके गुर्दे से क्रिस्टल आते हैं जो बार बार पथरी बनने का कारण बनता है। इसलिए गुर्दे की पथरी एक बार हुई तो दोबारा बनने के चांस बहुत ही ज्यादा होता है। उसके लिए आदमी को बहुत सतर्क रहने की, इसका मतलब डॉक्टर शाही ये हुआ कि मरीज को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, तो बहुत एक सिंपल सीधा बताता हूँ, दोबारा पथरी न होने के यही बोला जाता है कि मैक्सिमम पानी पिए, कम से कम 3 लीटर 24 घंटे में पानी पीने के लिए बताया जाता है एक एडल्ट 60 किलो के आदमी को, ताकि मूत्र आराम पेशाब बने और गुर्दे से जो उसके क्रिस्टल बनते हैं, जिसको रेत कहते हैं, जिसको इकट्ठा होने से पथरी बनती है, वो पेशाब के फ्लो के साथ बहता रहे और दोबारा पथरी न बने। अच्छा, एक ये भी अफवाह है कि पानी के साथ कुछ लोग कहते हैं बियर भी पिए, क्या ऐसा भी कुछ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं? ये तो वही बात होगी सर। हमारे एक दिन पंडित जी आए थे तो एक बगल के बोले, भाई मेरे यहाँ मुर्गी फार्म का पंडित जी पूजा करना, जरा मंगिरी प्रवेश करा दीजिए। डॉक्टर बियर पीने के लगे। बियर पीने से लोगों का मान्यता है कि पेशाब ज्यादा लगता है, फ्लश आउट होता है, तो पथरी कम बनेगी, इसे लोग मानते हैं। अब पानी पीजिए ना, बियर तो आपको एक फायदे के लिए 10 नुकसान कर रहे हैं, ऐसा कभी डॉक्टर एडवाइस नहीं कर सकता है। ये समाज के लोग एडवाइस करते हैं। हमारा मेन मानना है कि हमारा पेशाब ज्यादा बने ताकि क्रिस्टल इकट्ठा न हो और पथरी न बने। अच्छा, क्या हार्निया का ऑपरेशन भी करते हैं आप? अगर करते हैं तो हार्निया कितनी प्रकार का होता है? देखिए, हर्निया का तो जहां से निकले उतनी प्रकार की होती है। हर्निया समान आदमी नहीं समझ पाएगा, मैं मोटा बता देता हूँ। मोटा मोटा एक, अगर जंघे के नीचे हर्निया हो तो इसको इंग्वानल, शरीर के जिस पार्ट में हर्निया होती है कहीं भी हो सकती है। हर्निया दिमाग में हो सकती है, हर्निया पेट के अंदर हो सकती है, लेकिन आम आदमी इंग्वानल हर्निया को ही जानता है, जो हमारे जंघे के और पेट के बीच वाले पार्ट पर बनता है, उसको इंग्वानल हर्निया बोलते हैं। अगर नाभि में है तो उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं, नाभि के ऊपर है तो सुप्रा अम्बिलिकल ऊपर हो गया।
अगर कई बार क्या होता है कि दिमाग ब्रेन भी हर्निया मीन्स कि कोई चीज कहीं किसी डिफेक्ट से घुसकर बाहर निकले, हर्निया उड़ दिया गया। पेट के अंदर भी हर्निया होती है, जैसे हाइटस हर्निया सुने होंगे। हमारा स्टमक कई बार फेफड़े में, चेस्ट में चला जाता है, उसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। तो हर्निया मतलब कोई चीज जो है एब्नॉर्मल पैसेज से निकल जाए बाहर, तो प्रकार खाना बड़ा मुश्किल। ऑपरेशन के बाद इंसिजनल हर्निया होती है, पेट कमजोर हो गया, हर्निया होगा तो उसको इंसिजनल, क्योंकि चीड़ा लगाया गया है, इसलिए दूरबीन में इंसिजनल हर्निया के चांसेस बहुत कम होता है, चीड़े में ज्यादा होता है। तो सब हमारे पास 2 मिनट का समय और शेष है, तो अपने दर्शकों की ओर से आपसे हम जानना चाहेंगे, आपको इतना विशाल, इतना वृहद अनुभव है आपको, आप सर्जन होने के नाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एज ए सर्जन मैं ही तरह कहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप सर्जरी होने की नौबत न लाएं, अगर बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे हर्निया होती है, अगर आप ठीक से एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी पावर अच्छा बनाते हैं तो हर्निया नहीं होगी आपको। पथरी होती, पानी ज्यादा पिएंगे तो पथरी नहीं होगी। तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए, कोशिश करिए कि सर्जरी की आवश्यकता न पड़े। अगर सर्जरी करना भी हो तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी जाइए, मिनिमल असिस्ट सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेजर सर्जरी की तरफ जाइए, जहां कम से कम चीरफाड़ करना हो या न करना पड़े। जैसे गुर्दे की पथरी को, गुर्दे की नली पथरी आ गई तो हम लोग, जो आप जहां से पेशाब करते हैं, पेशाब के सुराख से दूरबीन डालते हैं, जिसको नेचुरल होल सर्जरी करी जाती है। भगवान ने बनाया, मुंह बनाया है, पेशाब का रास्ता बनाया है, उसी पेशाब के रास्ते जाते हैं, गुर्दे की पथरी काट के निकाल देते हैं, शरीर में कहीं चीड़ा नहीं लगाना पड़ता है, कोई डैमेज नहीं करना पड़ता। तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी आइए, लोगों का भ्रम से दूर रहिए। जो लोग कहते हैं कि दूरबीन बेकार है, ओपन सर्जरी अच्छी है, उनसे एक सवाल पूछिए कि आप दूरबीन देखे हैं कि नहीं है, दूरबीन होता क्या है। वो नाम दूरबीन बोलते हैं, वो लेप्रोस्कोपी होता है। वो कहते हैं लेजर, नाम लेजर देते हैं, उनको पता नहीं क्या चीज होती है। तो आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए और कोशिश करिए कि हमारी शरीर से कम छेड़खानी हो, कम से कम चीड़ा लगे, या बिना चीड़े का ऑपरेशन हो, उसके तरफ जाइए। मेरा यही निवेदन है दर्शकों से। गोरखपुर के शाही ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर शिव शंकर शाही अपने व्यस्ततम क्षणों में से समय निकालकर आपसे मुखातिब थे। डॉक्टर शाही, हिंदुस्तान परिवार बहुत धन्यवाद देता है आपको, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। दिल की बात दिल से में आप हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु प्रताप सिंह, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं और ये जावित्री हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से ताल्लुक रखते हैं। अंग्रेजी में बोलूं तो ये चीफ नियोनेटोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर मनु प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मनु जी, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बहुत मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं नवजात शिशुओं में, क्या होती है? सर, जो बच्चे नवजात शिशु पैदा होते हैं, उनमें अगर हम देखें तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हमारे भारत में, वो है जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं जी। अगर हम हिंदी में समझे कि एक माँ के पेट में जब बच्चा होता है, पूरे 9 महीने उसे रहना चाहिए, उसके बाद डिलीवरी होनी चाहिए और उसका वजन कम से कम 2.5 किलो से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे भारत में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है बच्चे समय से पहले पैदा हो जाना और माँ के कुपोषण के कारण बच्चे का कमजोर पैदा होना, 2.5 किलो से कम पैदा होना। तो इन बच्चों को हमें स्पेशल, जो बच्चों के, छोटे बच्चों के आईसीयू होते हैं, जिसे हम गहन चिकित्सा केंद्र कहते हैं, एनआईसीयू बोलते हैं, उसमें रखने की जरूरत है। तो जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं तो उनमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो है सांस लेने में दिक्कत होना, बच्चों का इन्फेक्शन में उलझ जाना, दूध ना पचाना, आगे चल के बच्चों के आंखों में दिक्कतें होना, प्लस आगे चल के बच्चों का मानसिक विकास पूरी तरह अच्छे से ना हो पाना। तो ये जो कॉमन 4-5 प्रॉब्लम है। कुछ हेल्थ इश्यूज, गंभीर इश्यूज भी हो सकते हैं क्या? जी, अगर बच्चा काफी कमजोर पैदा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 किलो का पैदा हो गया है या 5-6 महीने पे डिलीवर कर गया है, तो वो फ्यूचर में चल के बच्चा मानसिक रूप से काफी कमजोर हो सकता है। उसको आगे चल के लंग्स की काफी बीमारी हो सकती हैं। बच्चा समय पे बोल नहीं सब पाता है, समय पे चल नहीं पाता है, बाकी लोगों के बच्चे के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ उनमें बिहेवियरल इशू भी आते हैं, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। तो ये सारी समस्याएं उन बच्चों में आगे चल के कॉमन हो सकती हैं। अच्छा, मैंने सुना है डॉक्टर साहब, मैंने सुना है डॉक्टर सिंह कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको
उल्टा लटकाते हैं ताकि वो जोर से रोए या थपथपाते हैं, और अगर बच्चा रोता नहीं तो ऑक्सीजन उसके ब्रेन में जाती नहीं, और अगर बच्चे को जहां जहां नहीं जाएगी ऑक्सीजन, वो शरीर का भाग प्रभावित हो सकता है। ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चे को पैदा होते ही जब बच्चा माँ से सेपरेट किया जाता है तो उसको तुरंत रोना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी बच्चे की डिलीवरी ऐसे संस्था में होनी चाहिए जहां पर प्रॉपर लेडी डॉक्टर की व्यवस्था हो, प्लस बच्चों के भी डॉक्टर ऑन फ्लोर अवेलेबल हों। और अगर उसको किसी प्रकार डिलीवरी में कोई दिक्कत हो रही है बच्चे को, तो उसको तुरंत प्राथमिक उपचार बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर द्वारा दिया जाए, और उसको अगर भर्ती करने की जरूरत हो तो उस अस्पताल में NICU की सुविधा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा पहले 1 मिनट में अच्छे से नहीं रोया और उसको ऊपर से रुलाने के लिए जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ऊपर से ऑक्सीजन देते हैं, तो अगर वो 1 मिनट किल हो गया तो बच्चे के ब्रेन में जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो हिस्सा डैमेज हो जाएगा, फिर बच्चा आगे चल के मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। तो वो 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, कई बात डॉक्टर मनु, कई बार नवजात बच्चों में देखा गया है कि स्तनपान में भी समस्या आती है, उसकी क्या वजह? उसकी सर सबसे कॉमन वजह ये है कि बच्चे जब समय से पहले पैदा होते हैं या बच्चों को डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो बच्चे NICU में भर्ती कर लिए गए, तो एक तो वो गैप डेवलप हो जाता है कि बच्चा मदर से दूर हो गया है, तो वो फीडिंग इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। तो जब वो जितना टाइम दूर रहता है, जब वो वापस से मदर के पास पहुंचता है तो उसमें थोड़ा सा एक तरीके से जो इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग का वो डिले हो जाता है, जो कि वो फिर उसको वापस से रीएस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ऐसा नहीं है, अगर हम मदर को मोटिवेट करेंगे और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर होते हैं वो अगर मदर को प्रमोट करेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टेब्लिश की जा सकती है। बट एक मेन कारण ये भी होता है कि बच्चा माँ से पैदा होते ही दूर रहा है, प्लस आजकल फॉर्मूला मिल्क का काफी चलन है, तो बच्चों को पैदा होते ही फॉर्मूला मिल्क दे दिया जाता है, प्लस बॉटल से दूध दे दी जाती है, जिससे कि बच्चा माँ के स्तन को पकड़ना भूल जाता है। जो कि हमें बॉटल छुड़वा करके अगर उस पर मेहनत करी जाए, प्रॉपर उसको डेली काउंसिल किया जाए, मदर बच्चे को लगाए, तो वो एस्टेब्लिश करा जा सकता है। अच्छा, कई बार जब बच्चा दुबला पतला होता है तो मम्मियां शिकायत करती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं या दूध नहीं पीता। लेकिन अगर बच्चा एजाइल है, हेल्दी है, लेकिन दुबला पतला है, तो क्या सब कुछ ठीक है या कुछ और विशेष सावधानी की आवश्यकता है? उसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा जब 6 महीने तक है तो कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को पूरी तरीके से सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, और जब 6 महीने पूरे हो जाएं तब माँ के दूध को 2 साल तक पिलाते रहना चाहिए, लेकिन साथ में बच्चे को खाना पीना ऊपर से देना चाहिए। अब उसमें भी सबसे मैटर ये करता है कि बच्चे की जो खाने की कंसिस्टेंसी है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए, ना तो बिल्कुल पानी की तरह तरी होनी चाहिए, ना बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का खाना बच्चे को दिन में 3 से 4 बार देना चाहिए, और ग्रेजुअली उसकी वैरायटीज को चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप 6 महीने के बाद भी बच्चे को लगातार दूध पे ही चलने देंगे और आप ऊपर से उसे गाय भैंस का दूध देने लगेंगे, फॉर्मूला मिल्क पे डाल देंगे, तो बच्चे के हेल्थ को बेटर नहीं किया जा सकता। ये सारे कारण है बच्चे के प्रॉपर तरीके से ग्रोथ ना पकड़ने के, क्योंकि उनको टाइम पे खाना नहीं दिया जाता है और खाने की क्वालिटी बेटर नहीं होती है। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो बीइंग ए बच्चों के डॉक्टर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको जब भी वो विजिट करें हॉस्पिटल में, भले किसी वजह से ही विजिट करें, हमें उनकी न्यूट्रिशन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके बारे में क्या विशेष सावधानियां लेनी चाहिए? सर, ऑटिस्टिक बच्चा एक ये बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे के किसी एक सिंगल हिस्से में इफेक्ट नहीं होता है, बच्चे की बॉडी के बहुत से अंगों में इफेक्ट होता है। इसमें ब्रेन में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं, जिससे कि बच्चा बहुत मतलब वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम से सफर करता है। तो इसमें जितना जल्दी हम उसमें इंटरवेंशन करेंगे और उतना उसको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये इंटरवेंशन भी किसी एक डॉक्टर के बस की नहीं होती, इसमें मल्टीपल मतलब टीम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमें बच्चे के कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई हो। बच्चे के पेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, बच्चे कुछ एलर्जिक होते हैं पर्टिकुलर फूड के लिए, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। इन बच्चों को बहुत सी GI इश्यूज होते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, तो उसको सॉल्व करना चाहिए। इनको हमें खाने में भी ग्लूटेन फ्री और कैसीन फ्री डाइट देनी चाहिए, जिससे कि इनके बेटर आउटकम थोड़े से होते हैं। इनके हमें बच्चों की स्पीच थेरेपी भी प्रॉपर टाइम पे करानी चाहिए, जिससे कि इनके जो वर्बल स्किल हैं वो थोड़े से बेटर हों।
प्लस इन बच्चों में थोड़ा सा हमें सेंसरी थेरेपी भी करानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे थोड़ा सा लाइट, साउंड और टच के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं, ये उसको एकदम देख करके डर जाते हैं। तो अगर हम टाइमली इनका सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कराएंगे तो उससे ये थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करना सीखते हैं। प्लस हमें इन बच्चों के लिए एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी हायर करना चाहिए, जो कि बच्चे को एटलीस्ट उसमें ये स्किल डेवलप कर चुके कि वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में सर्वाइव कर चुके, अपने आप इंडिपेंडेंटली बेटर हो सके लाइफ में। प्लस बच्चों को हमें जब वो 3 साल के हो जाए तो हमें जो स्पेशली डिजाइन स्कूल होते हैं उसमें ही बच्चे को एडमिट कराना चाहिए। प्लस पेरेंट्स की तरफ से ये रहता है कि वो थोड़ी देर बच्चे के साथ बैठ करके उसके साथ कुछ फन एक्टिविटी करें, प्ले करें, जिससे कि बच्चे का थोड़ा सा मोरल और डेवलप हो बच्चे में अच्छे से। तो इस तरह अगर हम सारे उसके डोमेन पे काम करेंगे तो इनकी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। यानी कि माँ बाप बनना यूं तो एक प्राकृतिक क्रिया है, बहुत आसान है, लेकिन वो जो फीलिंग है माँ और बाप बनने के बाद आपके अंदर बहुत जिम्मेदारी का भाव आना बेहद जरूरी है। डॉक्टर मनु प्रताप सिंह, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हिंदुस्तान की इस मुहिम में आपने सक्रिय भागीदारी निभाई। पूरे हिंदुस्तान परिवार की ओर से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार।